नमस्कार। मेरा नाम संध्या है और मैं सिंगापुर से एक बार पुनः आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ से अपना जो भी अनुभव अनुभव है उसे आपके साथ साझा कर सकूं। तो एक बार पुनः आप सबको नमस्कार और बहुत-बहुत अभिनंदन। अब हम बात करते हैं आज के विषय की। तो आज का विषय आपका आज का विषय है जो मैंने चुना है वो आपके दूसरे सत्र से है और विषय है आपका दूसरे सत्र से है जिसका शीर्षक है दूसरे सत्र के पाठ्यक्रम से है सामान्य विषय 2 जिसका शीर्षक है परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। जी हाँ, परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना ये आपका विषय है। और इस विषय को मैं अपने हिसाब से मतलब मैं उसे किस रूप में देखती हूँ या जब मैं भाषा शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से मिलती हूँ तो किस तरह से प्रयोग करती हूँ इन सभी बातों का वो कुछ अनुभव मैं आपके साथ बांटूंगी। तो इसके लिए मैं अभी आपको कुछ स्लाइड्स दिखाती हूँ और उनके आधार पर हम आगे की चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक जैसे मैंने कहा कि आपका जो विषय है आज का है वो परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। परिचित विषय क्या है और मौलिक रूप से लिखना क्या है? पहले तो ये दो बातें हमें समझनी चाहिए। परिचित यानी जानना पहचाना। बिल्कुल राइट। जैसे हम किसी से परिचित है हम किसी को जानते हैं तो हम कहेंगे ये हमारा परिचित है, इनको हम जानते हैं। और मौलिक रूप से लिखना क्या है? मौलिक रूप से लिखना होता है कि जो आपका अपना हो, वो कहीं से नकल किया गया ना हो, वो आपने अपनी कल्पना अपनी रचनाशीलता का प्रयोग उसमें किया हो। तो विषय भी परिचित है और रचनाशीलता आपकी मौलिक है। दोनों का हमें ध्यान रखना है। दोनों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। क्यों ये जरूरी हो जाता है परिचित विषयों पर मौलिक रचना? ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जब हमें कोई विषय जाना पहचाना मिलता है और कहा जाता है कि इस पर आप अपनी बात रखिए, अपने विचार रखिए, तो हमारे लिए सहज हो जाता है। एक हमें दीवार मिल जाती है जिसके सहारे हम चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है भाषा शिक्षण के समय। और जब आप नए शिक्षक के रूप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही रोचक विषय होगा आपके लिए। तो अब मैं आपके कुछ उद्देश्य देख रही थी कि इसके उद्देश्य क्या हैं आखिर, जो अगर कुछ शब्दों में आपके आपके पाठ्यक्रम में क्या है। मेरे पास किताबें नहीं है, बस ऐसे ही जो कुछ मुझे इधर उधर से देखने को मिला उससे ही मैंने देखा। तो उसमें बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, मौलिक लेखन का बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष, दो पक्षों की बात की गई है। बाह्य पक्ष में वर्ण वर्तनी विराम चिन्ह और वाक्य गठन, इन चार बातों को कहा गया है। वर्ण वर्तनी विराम चिन्ह और वाक्य गठन। अब ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि बाहरी रूप से आप कोई लेखन देखेंगे तो क्या देखेंगे आप? वर्तनी की शुद्धियां है कि नहीं है, विराम चिन्ह आपने लगाया है कि नहीं, वाक्य गठन आपका किस प्रकार का है, आपके अक्षर कैसे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बाह्य पक्ष को दिखाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके साथ ही मौलिक लेखन में उसका आंतरिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आंतरिक पक्ष ही मौलिक लेखन है आपका, ये सिद्ध करता है। और जिसमें है तो कई सारे शब्द थे, लेकिन मुझे तीन चार शब्द उसमें से लगा कि अगर हम उन पर बात करें तो ये तो इसे रखा जा सकता है कि किस प्रकार से मौलिक लेखन की का अभ्यास हो छात्रों में और वो किस प्रकार से इस तरह के लेखन को कर सकते हैं। तो आंतरिक पक्ष में देखा मैंने कल्पना, जो मुझे लगा कि सबसे जरूरी होता है, क्योंकि कल्पना को तो हम जिसको कहते हैं रचनात्मक लेखन, अगर हम देखें तो उसका इंजन माना जाता है उसको। क्रम की भी बात थी कि कैसे क्रम हो, भाषा शैली की बात थी, तो कल्पना, क्रम, भाषा शैली और तर्क, ये चार चीजें, जो चार बातें मुख्य मुझे समझ आई वहां से कि ये चार आपके भी पाठ्यक्रम में ये चार बातें हैं। और यही हम कहीं भी अगर हम लेखन की जब बात करते हैं कि मौलिक लेखन की, तो ये चार चीजें जरूरी हो जाती हैं। इनके साथ भी चीजें हैं
ऐसा नहीं है कि ये सीमित है और यहीं खत्म हो जाती हैं। इनके साथ भी और चीजें हैं, लेकिन ये एक जिसको हम कहते हैं आधार, हमें आधार बनाकर देती हैं। तो अब हम इनको देखते हैं कि कल्पना आखिर क्या है। मैंने बहुत रंग बिरंगा चित्र लिया है, क्योंकि कल्पना की सीमा नहीं होती है, और इसीलिए वो उसे और कोई रंग ऐसा नहीं होता है जो सीमित कर दे उसे। इसीलिए आप इसमें देखेंगे कि इस चित्र में बहुत तरह तरह के तरह तरह के आकार हैं, तरह तरह के रंग हैं, और आकृतियां जो हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं। यहाँ ज्यादातर पक्षी और प्रकृति से लिए गए चिन्ह हैं, और कुछ संगीत से लिए गए चिन्ह हैं। तो प्रकृति और संगीत का अगर हम यहाँ तालमेल देखें तो हमें पक्षी, तितलियां, पत्तियां और बहुत बहुत कुछ हमें मिल रहा है। तो कल्पना यही है कि वो सीमित नहीं है, वो फैलती जाती है, वो बढ़ती जाती है। और उसके बाद अगर हम वो बढ़ती जाती है, वो फैलती जाती है। तो कल्पना, अब कैसे हम बच्चों में कल्पना, छात्रों में कल्पना का विस्तार करें? क्या ये कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं कि घुट्टी है जिसे हम पिला दें? नहीं, शायद नहीं, लेकिन हम अभ्यास करा सकते हैं इसके लिए। और अभ्यास किस प्रकार से कराएं? तो कुछ हमेशा उनको कुछ जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, रेखाएं। ये जब हम विदेशों में भी जब हम खासकर जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं, तो उनको हमेशा भाषा शिक्षण में भी हम कहते हैं कि कुछ कुछ खींचते रहो, रेखाएं खींचते रहो, कुछ बनाते रहो। क्योंकि वो रेखाएं जो है वो उसे उनकी सोच को, सोच को एक आयाम देती हैं। उन्हें आज हो सकता है कि गोला बनाए, कल चौकोर बनाए, परसों कुछ और बनाए, उसके बाद कुछ और, तो वो विस्तार होता है उनकी सोच में। और ये एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है कल्पना शक्ति के विकास के लिए। क्योंकि आप ने आज जो किया उससे कुछ अलग कल करेंगे, उससे अलग परसों करेंगे। और ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं खींचते हुए कई लोग, ऐसा नहीं कि चित्रकारी की बात नहीं कर रही हूँ कि उन्हें चित्रकार बनाना है, चित्रकार बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कला का जीवन में जो महत्व होता है वो उसका कोई पार नहीं है, मैं यही मानूंगी। और जो सुकून हमें, जो सुकून हमें मिलता है, चाहे वो कला हो, संगीत हो, इन सब चीजों से, तो और खासकर इस समय इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है। खैर, उधर नहीं जाती हूँ मैं। और यहाँ तो रेखाएं खींचने की आदत ये हो कि कुछ भी उन्हें, जैसे 2 4 5 मिनट का समय रेखाएं खींचने के लिए दिया जा सकता है, और वहां रेखाओं के साथ आप कुछ शब्द, चूंकि भाषा शिक्षण की भी बात आ रही है, तो कुछ शब्द, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई, इनकी आप कुछ बात कर सकते हैं, जो जिनको कि वो जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं। फिर है बाहर बिताया गया समय। ये बहुत हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मददगार होता है। और बाहर बिताया गया समय से मतलब ये नहीं है कि आपको सीधे अमेरिका और यूरोप की यात्रा करवानी है, वो नहीं होता है। अपने परिवेश में ही हम जो चीजें हैं उनको निहारना, उनकी प्रशंसा करना, और उनके साथ समय बिताना, ये बाहर बिताना जो समय होता है, ये होता है। ये मतलब वो घर की चार दीवारी से थोड़ा सा बाहर निकल के, अगर घर के बाहर एक पेड़ है और उस पेड़ के पास बैठकर 2 4 10 मिनट भी अगर अपना समय बिताएं, उसकी बारीकियों को देखें, वहां उसकी जड़ में अगर कोई किसी चींटी ने अपना दाना लेकर के चलने की उनकी पंक्तियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, या घोंसला है उस पेड़ पर कोई, वहां उस क्रिया को हम देखें, तो ये हमारे लिए कल्पना के नए बीज आरोपित करता है। जैसे एक छोटी सी, वैसे जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा अनुभव जैसे बताऊंगी कि यहाँ सिंगापुर में बहुत कम पशु पक्षी आपको पशु तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, और पक्षी भी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा भारत जैसा नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन पिछले साल हमारे घर के बाहर ही एक चिड़िया ने घोंसला बनाया, बिल्कुल दरवाजे के बाहर,
और उसने उसमें उसका अंडा हुआ और फिर वहां से एक छोटी चिड़िया हुई और बाद में उड़ी। तो ये जो वो समय जो होता था हमारा उस चिड़िया को देखने और रोज इसकी चिंता करने की कहीं कोई और बाहरी बिल्ली या किसी और की बिल्ली या कुत्ता आते जाते उस, क्योंकि घोंसला बहुत नीचे था बिल्कुल, आ, मतलब हम अपने घर में घुसने के लिए बिल्कुल ऐसे झुक के नीचे से घुसते थे कई बार। तो वो अनुभव जो है, उसके बाद मैंने जब ये अनुभव कुछ लोगों को सुनाया और उस पर कुछ लिखने को कहा तो वो बहुत अलग था, क्योंकि उस पर लोगों मतलब मेरे परिवार वालों को तो वो बहुत ही अलग था। तो इस तरह से हमें बाहर बिताया गया समय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और छात्रों को इसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। हम कक्षा में भी ऐसे ही शांति निकेतन को सबसे अच्छा नहीं माना जाता है, या उस तरह की शिक्षा जो गुरुकुल की होती थी पहले, ऐसे ही नहीं उसे सबसे अच्छा कहा जाता था। तो ये इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कुछ ना कुछ लिखते रहने की, कुछ ना कुछ लिखते रहने की। अब यहाँ पर जब कुछ लिखते रहना मतलब हमेशा एक छोटी डायरी या एक जिसको हम कहते हैं कि एक छोटी डायरी हो वो, या एक उनके पास डायरी नहीं है, कोई भी पुरानी नोटबुक बची हुई है जिसमें कुछ पन्ने बचे हैं, वहां रोज अपना एक अनुभव लिखें। इससे कल्पना शक्ति का विकास हो। ये नहीं कि क्या क्या किया बस यही, कुछ एक कोई एक घटना उठा ली, कोई एक बात उठा ली जो उन्हें उस दिन अच्छी लगी, बुरी लगी, सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कुछ, आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करते रहिए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि थोड़ा सा उन्हें बीच बीच में ये बताते रहें कि इसकी जरूरत है। तो वो वहाँ एक जरूरत है। फिर जिज्ञासा जगाने की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाती है कि हम जिज्ञासा जगाएं, हम छात्रों को जिज्ञासु करें। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप माने या न माने, ये एक जिसे मैं कह सकती हूँ कि अ, अगर अगर हम कहें कि किसी में जिज्ञासा नहीं है तो वो इस चीज को बिल्कुल अपनी जो भी उसकी बात होगी उस बात को वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से उसे करनी चाहिए। तो जिज्ञासु होना व्यक्ति के लिए बहुत अधिक जरूरी हो जाता है। और फिर उसके बाद जो बात आती है कि जिज्ञासा हो, उसके बाद हम किस चीज पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने कल्पना की बात की। तो अब आगे मैं बात करती हूँ। ऐसा क्यों हुआ? अगली स्लाइड, तर्क। अगले कि आपने जो लिखा उसके उसमें आपने कल्पना आपकी है, आपने कल्पना कर ली कि अच्छा ये इस तरह से मैं अपने लेखन को आगे लेके जाऊंगा। तो तर्क देना होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ क्यों सही है, या वो वैसा ही क्यों लिखा जाना चाहिए। अगर ये मैं यहाँ पर तर्क आपसे पूछूं कि ये हाथी इस कुत्ते को छाता क्यों उड़ा रहा है, तो अब आप मुझे हो सकता है कि कोई ये कहे कि उसका मित्र हो, कोई ये कहे कि कभी उसने मदद की हो, कोई कहे कि दया आ गई हो उसे उस पर, कुछ भी हो सकता है। तो ये तर्क एक होना चाहिए कि ये जो भी मैंने लिखा वो क्यों लिखा, क्या उसके पीछे कोई कारण है, क्या वो किसी चीज के लिए है। तो एक तर्क शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए कुछ कुछ आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये काफी पढ़ रहे हैं किताबें और सोच भी रहे हैं ये बालक कि भाई ये ऐसा क्यों है। तो हम जब पढ़ते भी हैं कोई कहानी, किसी कहानी का अंत हमें कभी अच्छा लगता है कभी बुरा भी लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी शक्ति से उसको सोचते हैं कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और फिर हमें कभी वो अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, वो चीजें अच्छी लगती हैं बुरी लगती हैं। तो तर्क बहुत जरूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं मौलिक लेखन की, क्योंकि वही आपकी मौलिकता है, आपने किस तरीके से उस चीज को समझा। मैं सिर्फ हो सकता है दो तीन चीजें कह रही हूँ कि इसका ये हो सकता है वो हो सकता है कोई विद्यार्थी उससे भी बहुत अलग तरीके से उसे लिखे, क्योंकि उसकी तार्किक क्षमता अलग होगी मुझसे। तो वहां यहाँ ये तर्क का विकास ये जरूरी हो जाता है। फिर बात आती है भाषा शैली की। अब भाषा शैली की जब मैं बात करूं तो चूंकि हाँ ठीक है, भाषा शैली की अगर मैं बात करती हूँ
तो भाषा शैली में रजिस्टर एंड स्टाइल दोनों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। एक तो लैंग्वेज भी मतलब भाषा की बात हो गई, और शैली में रजिस्टर और स्टाइल दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि किसके लिए वो लिखा जा रहा है। जो भी आपका मौलिक लेखन है, आपने किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के लिखा होगा। क्या वो किसी बहुत सौम्य विषय पर लिखा गया? जैसे यहाँ मैंने एक चित्र लिया है छठ पूजा का, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर बिहार में काफी मशहूर है। और मैंने इसलिए लिया है कि मैं आपको ये भी बता सकूं कि सिंगापुर में भी छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ बिजहार और भोजपुरी एसोसिएशन है, और उन दोनों संस्थाओं द्वारा भी इसका आयोजन किया जाता है। तो क्या ये इस तरह का, और छठ पूजा की ये महिला लेने का एक मेरा कारण था ये चित्र लेने का, कि जब वो व्रत के लिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए या सूर्य की प्रतीक्षा में जब वो खड़ी रहती हैं, तो व्रत 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, जिस भी तरह का उनका व्रत होता है, वो व्रत बिल्कुल निर्जल उनका होता है, तो शरीर उनका कमजोर होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत शांत चित्त से, और इतना बड़ा सूप उठाकर, उसमें जिसमें सूप में फल और सब्जियां और काफी चीजें पूजा की होती हैं, उनको उठा करके वो काफी देर तक पानी में खड़ी रहती हैं। तो वो हम किसको अगर इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा ऑडियंस है यहाँ पर, वो जो देख रहा है उसको, वो कौन है? वो एक बहुत शांति महसूस कर रहा है। तो जब भी आप भाषा शैली के लिए उनको प्रशिक्षित करें, तो ये देखिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, वो स्वतंत्र लेखन है, मौलिक लेखन है बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाया और ठूस दिया, वो नहीं हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसके लिए लिख रहे हैं। वैसे ही मैंने ये दो और नमूने लिए हैं, और इनको भी आप देख करके क्रोध और किसी विजय का एहसास हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो भाषण दिया जाएगा या जो भी बात की जाएगी वो अलग होगी, और यहाँ जो शब्द और वाक्य संरचनाएं प्रयुक्त होंगी, वाक्य जो वाक्य प्रयोग होंगे या जो उतार चढ़ाव जो भाषा के द्वारा हम दिखाएंगे, वो अलग होगा। तो ये कहने का यही मतलब है कि मौलिक लेखन में अगर कल्पनाशीलता आवश्यक है, रचनात्मकता के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक आवश्यक है, तो भाषा शैली बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कि आप भाषा किस भाषा का, किस शैली का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन किसको ध्यान में रखकर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे माफ कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि पहले हम चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी लिखते समय हम अगर पिताजी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिखेंगे, लेकिन अगर मैं अपने छोटे भाई को लिख रही हूँ तो कहूंगी प्रिय, नाम लेकर के, प्रिय ये, और स्नेह। तो वो क्योंकि अलग व्यक्ति के लिए, तो वही चीज हर तरह के लेखन में होता है। फिर हम बात करते हैं क्रम की। क्रम इसलिए मैंने आखिर में यहाँ पर रखा है कि क्रम जो है वो ऐसे बहुत तय नहीं है कि इसके बाद यही होना चाहिए, लेकिन जो भी आप लिखते हैं उसमें एक क्रम हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसे ना लगे कि कहीं से उठा है फिर कहीं खत्म हो रहा है फिर कहीं से उठा, वो भी शायद एक तरह का रचनात्मक लेखन और मौलिक लेखन हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि हम छोटे बच्चों को अभी प्रशिक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें आप एक क्रम सिखाइए कि कोई कुछ भी आप लिखें उसको 4 भागों में, 3 भागों में बांट लें, और बांट करके फिर वो आप देखें कि इसमें आपको क्या करना है, आगे कैसे लिखना है, और इस तरह से करें कि अब ये तो बहुत ही साधारण सा चित्र है कि पौधा लगाया, उसकी देखभाल की, फिर और देखभाल की, और फिर फल हुए तो फल खाया उसने। तो ये एक बहुत ही हम बहुत जिसको हम कहते हैं स्पष्ट हमें क्रम दिख रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है इस तरह से हो, लेकिन एक क्रम होना आवश्यक है, क्योंकि क्रम नहीं होगा लेखन में तो वो लेखन प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए उसकी जरूरत होती है। मैं एक उदाहरण से इस पाठ को यहाँ खत्म करूंगी, जिसमें मैं एक उदाहरण दूंगी कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब आजकल चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, हम सभी हर देश में लोग उससे पीड़ित हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। और आज इस समय मैं भारत का जब भी कोई विज्ञापन देखती हूँ, तो मेरी आदत है मैं काफी विज्ञापन अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में उसको सुरक्षित करके रख लेती हूँ कि कभी आगे कुछ किसी काम में आएगा। तो जैसे मैंने वहीं से एक लिया है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं मौलिक लेखन की, तो थोड़ा सा मैं उससे उसी को एक अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। अलग नहीं है, मतलब एक अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से। तो यहाँ हमने ये एक लिया हमने। अब इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति जानते हैं इसके बचाव के उपाय दिए गए हैं कि क्या क्या आपको बचने के लिए करना चाहिए। आप इस तरह के
ये नहीं मतलब कह रही हूँ कोई भी एक विषय जो आपने लिया, अब यहाँ चूंकि मैंने ये विषय लिया है इसलिए इसी से संबंधित मैं 3-4 चित्र आपको दिखाऊंगी। कोई भी एक विषय है उसमें 3-4 अलग अलग लिखित या सुनने वाली श्रव्य सामग्रियां एकत्रित कर लीजिए। मतलब आप जैसे अगर मैं कोरोना का विषय अभी मैंने जो लिया है स्वास्थ्य से संबंधित है ये, तो मैंने कोरोना पे 3-4 पोस्टर ले लिए हैं। समाचार पत्र का कोई लेख ले लिया, कोई उस पर बना हुआ ऑडियो ले लिया है मैंने, किसी ने कुछ अपनी बात कह के भेजी है अगर, या किसी चाहे मरीज की हो सकती है, डॉक्टर की हो सकती है, या कोई सूचना हो सकती है अस्पतालों द्वारा, सरकारी संस्थानों द्वारा। तो मैंने 3-4 अलग अलग स्रोत ले लिए उसके। अब जैसे एक ये लिया है, दूसरा मैंने ये लिया आयुर्वेद ले लिया है। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि प्राथमिक एक में आपको इतने बड़े बड़े शब्द लेने की जरूरत है, ये सिर्फ एक उदाहरण है, इसका छोटा भी बहुत साधारण तरीके से कराया जा सकता है, शायद अंत में मैं उस पर भी कुछ कहूँ। तो अब यहाँ मैंने आयुर्वेद से एक आयुष मंत्रालय का पोस्टर था ये मेरे पास, वो ले लिया, जिसमें इन्होंने बात की है कि आप किस तरह से नारियल का तेल, घी ना और ये डालें, साथ ही लौंग का चूर्ण, गुड़, ये सब कुछ जिसे काढ़ा, मेरे ख्याल से काढ़ा बनाने की बात की जा रही है कि ये आप लेंगे तो इससे आपको ये आपके सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि अगर कोरोना में ना भी हम जाएं तो ये वैसे भी स्वास्थ्य के लिए आप इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। फिर एक और मैंने पोस्टर ये भी लिया है, ये भी ज्यादातर सरकारी लिया है ना, क्योंकि सरकारी चीजें ज्यादा ठीक होती हैं लेनी, और हमें पता होता है कि वो जो स्रोत है वो सही है। तो इसमें उन्होंने दिया है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ शब्द जैसे मुझे इसमें दिखे कि जो भी आपकी मदद कर रहे हैं उनकी सराहना कीजिए, विश्वसनीय स्रोतों से, माफ कीजिए, स्रोतों से जो भी आपको जानकारी मिल रही है उसे ही आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ आया तो बस फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि डेटा है आज मेरे पास, 1 GB मुफ्त मिला है उसको आज खत्म करना है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो विश्वसनीयता आप जांचें। सकारात्मक कहानियां हैं तो आगे बढ़ाएं, कोई लड़के बाहर निकला है, किसी ने ये इस बीमारी को हराया है, या कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है जिन्होंने अपने मतलब कोई अच्छी कहानी उन्होंने हमारे साथ साझा की है और हमें कहीं दिखाई दी, हम सुनाई दी, हमने पढ़ी, तो उसे आगे बढ़ाएं। एक जिम्मेदार नागरिक, हम दूसरों की मदद करना सीखें और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। तो ये कुछ 5 चीजें सिर्फ निकाली है मैंने, जबकि बहुत सारी और भी जानकारियां हैं। ठीक है, तो फिर एक ये मुझे पोस्टर दिखा था जिसमें हमारी संस्कृति के जो हमारी कलाएं हैं उनके माध्यम से ये सारी कोरोना से संबंधित बातें की गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं कि स्वच्छता बनाए रखे, तो ये यहाँ स्वच्छता बनाए रखे, पुरानी संस्कृति को अपनाए, हाथ पैर बाहर ही धोकर आए। तो ऐसा पहले भी जैसे कहा जाता था, हम लोग जब घर में छोटे थे जाते थे कि बाहर ही पानी से पैर धो लो फिर अंदर आना। तो 5 बजे गूंज उठा एक बार, फिर तो मतलब 5 बजे पूजा करनी है या कुछ इस तरह के। तो ये कुछ पुरानी क्योंकि हम संस्कृति को भाषा से हमेशा जोड़े तो वो ज्यादा प्रभावी होता है, वो याद ज्यादा रहती है, जैसा मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष संस्कृति से ही, पूरे भारत की सभी संस्कृतियां, भारत में तो इतनी भिन्नता है, तो सभी संस्कृतियों से आप उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि शंख बजाना और ये सब चीजें हम करते थे कि ये एक इससे उज्जवल भविष्य होता था, इससे एक खुशी का माहौल मिलता था। तो ये कुछ ना कुछ राष्ट्र की सुरक्षा है, हम घर में रहें तो घर मतलब योग करें, ध्यान करें, अपने स्वास्थ्य का ये करें। तो ये कहने का मेरा यही मतलब है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो हमें सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो ये अब जैसे मैंने अभी आपको 4 ये दिखाया, ठीक है, 4 ये दिखाया, और इन चारों को अगर मैं छात्रों के साथ इनको बांटू, साझा करूं, हो सकता है इसमें मैंने ऑडियो नहीं, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है इसलिए नहीं दिया, ऑडियो के भी कई क्लिप्स थे, और उसके बाद फिर अब मैं उनको ये इस पर बातचीत वगैरह हो गई। ठीक है, कुछ उनके पास शब्दावली आगे जो बाहरी हमें चीजें चाहिए, अब आंतरिक है उनकी कल्पना, उनकी चीज। तो अब हम अगर इसमें प्रश्न ऐसे बना लें
कि आपका दोस्त बम्बई में, मुंबई में मुंबई में नहीं तो मुझे भी डांट पड़ेगी, हाँ, मुंबई में फंस गया है, और उसे आप चिट्ठी लिखकर या तो प्रोत्साहित कीजिए, या आप उसे उस स्वास्थ्य का वो अपने कैसे ध्यान रखे उसके बारे में बताइए। या फिर आप अपने एक जैसे कहते हैं कि एक अपनी डायरी लिखिए कि आज आपने किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति को देखा तो क्या महसूस किया आपने। या फिर आप प्रश्न उसमें आप दे सकते हैं कि ग्राम प्रधान जी को पत्र लिखिए कि कैसे आपके घर के आसपास या आपके विद्यालय के आसपास कूड़ा फैला हुआ है, और इस समय चूंकि ये और माहौल ऐसा है तो और ज्यादा सफाई की जरूरत है, तो किस प्रकार आप मदद कर सकते हैं या और लोग भी उसमें मदद कर सकते हैं। फिर घर में आप कुछ घरेलू उपचार के जो वो हैं उसके लिए कुछ ऐसे पोस्टर जैसा कुछ अगर हम हैं तो, मेरे कहने का मतलब है कि चीजें वहीं से ली, लेकिन अब प्रश्न हमने अलग कर दिया। हम ये सीधे सीधे वो उनको कॉपी नहीं करवा रहे हैं हम। तो ये भी एक तरीका होता है मौलिक लेखन का शुरुआत में, कि आप जब शुरू करते हैं तो आपको एक आधार मिल गया और वहां से देख करके फिर आपने उसको आगे बढ़ाया। तो ये एक बहुत कारगर मैंने देखा है, क्योंकि इससे छात्रों में कुछ वाक्य संरचनाएं मिल जाती हैं, कुछ शब्द मिल जाते हैं, और बार बार अगर यही 4-5 पोस्टर पूरी कक्षा में दे दिया गया है, सबके सब पास है, तो कोई इसका कुछ प्रयोग करेगा, कोई कुछ प्रयोग करेगा, तो और कई शब्द बार बार आएंगे तो सभी को याद हो जाएंगे। और जो आपने अपनी कक्षा मान लीजिए 25 छात्र हैं वहां, और उसमें आपने 6 या 7 तरह की प्रश्न दिए करने के लिए, तो इन्हीं 4-5 स्रोतों से 6-7 तरीके का की सामग्री जो आएगी वो अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि अगर कोई अपने दोस्त को चिट्ठी लिख रहा है तो कोई अपने पिताजी के हालचाल के लिए चिट्ठी लिख सकता है, कोई अपनी डायरी लिख सकता है। तो इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो वो मौलिक भी होती हैं, और उसमें उनको एक सहारा भी मिल जाता है, और उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, क्योंकि अब उनको यहाँ कुछ चीजें उन्हें सिर्फ बाहरी चीजें मिली है, आंतरिक उन्हें अभी दौड़ानी है कि क्या क्या मैं दूं, क्यों ऐसा होना चाहिए। ये चूंकि कोरोना बहुत सीधा सीधा विषय है तो यहाँ बहुत ज्यादा कल्पना की बात नहीं आएगी, शायद नहीं आए। लेकिन ये उदाहरण इसलिए दिया कि इस समय बहुत ही आम है और चीजें इस पर काफी हैं भी। लेकिन अगर कोई और भी विषय मैं लेती हूँ तो इस तरह की बहुत अच्छी तरह से छात्रों को तैयार किया जा सकता है स्वतंत्र और मौलिक लेखन लिखने के लिए, कि वो लिखें, और बिल्कुल अलग उस पर कोई कहानी लिखी जा सकती है, कि अब ये 3-4 चीजें पढ़ ली और क्या किसी एक बच्चे को केंद्र में रखकर कोई कहानी हो गई कि वो क्यों ऐसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये चीजें हो सकती हैं। और एक जैसे मैंने कहा कि इसमें ऐसा नहीं भारी भरकम, आप इस तरह के भी चित्र दे सकते हैं कि जैसे ये चित्र अगर देखें आप, तो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तू ही ले ले, थक गया मैं इनको धोते धोते। तो यहाँ भी एक अलग तरह की भाषा है, और एक जो शैली है वो अलग है। तो ये तू का प्रयोग है, तुम का नहीं है, और ले, और ये तो ये भी आप प्रयोग इसके साथ इस तरह की भी बातें हो सकती है। तो कुछ मजाक भी उसमें आप डाल सकते हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से यही है कि अगर हम स्वतंत्र मौलिक लेखन की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे ले जाके किसी को समुद्र में खड़ा कर दिए कि लो अब तैरो। उन्हें कुछ चीजों का सहारा देना होता है, सिखानी होती हैं कुछ चीजें। कल्पना शक्ति सिखाई नहीं जाती है, लेकिन हम इस तरह के स्रोत उनके सामने प्रयोग करते हैं जिससे कि वे सीख जाते हैं। उन्हें धीरे धीरे ये इन चीजों का एहसास हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि आप बाहर जो समय बिता रहे हैं उसके बारे में छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दें, हम ये कहें कि आप जिज्ञासा जो भी है आप जिज्ञासु बने, अगर आप, हम ये बार बार कहते हैं, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इससे उन्हें उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। उन्हें बार बार अलग अलग तरह के विषयों पर लिखने का हम या बोलने का या सुनने का अभ्यास करवाते रहते हैं। और जब भी कोई लेखन हो उसके पहले उस पर उस विषय से संबंधित कुछ ना कुछ सुनना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं। और भाषा शैली की बात जैसे मैंने कही कि शैली बहुत जरूरी है, किसके लिए लिखा जा रहा है ये बहुत जरूरी हो जाता है। मौलिक रूप से लिखते समय आप अगर कुछ इस तरह की चीजों का ध्यान रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक हमें इसमें सफलता मिलती है। तो आज शायद
मौलिक लेखन पर इतनी बात बहुत हो गई और ये मैं इसे यहीं विराम देना चाहूंगी। और फेसबुक के माध्यम से अगर ये आप तक पहुंचता है तो वहां आप अवश्य अपने प्रश्न रखें, या जिस भी माध्यम से तो आप प्रश्न रखेंगे और मैं जरूर जहां भी रखेंगे, मैं अगर मेरी पहुंच में होगा तो मैं अवश्य उनके उत्तर दूंगी। तो बात हमने कल हमने मौखिक की थी और ये लिखित की बात हो गई। कोशिश करूंगी कि आपको प्रोजेक्ट पर भी मैं अपनी तरफ से कुछ अगर बता सकूं तो वो बताऊंगी। और ये आज यही हम इसको विराम देते हैं, इस उम्मीद में कि फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।